Hello Commandos, welcome to Biometers classes online. So today it's lecture number 4, chapter moving charges and magnetism. तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज को रिकॉल करेंगे. बेसिक कुछ ही फॉर्मूलेज को मैं रिकॉल करवाऊंगा यहां पर आपको. कुछ फॉर्मूलेज से यहां पर क्या मतलब है मेरा, कौन कौन से फॉर्मूलेज को मैं रिकॉल करवाना चाहता हूं. तो भैया देखो, कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है ना, लॉरेंट्ज फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम, दैट इज Q E वेक्टर प्लस Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. पढ़ाने को मैंने यहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं कि भैया फोर्स जीरो कब होगा, क्या क्या कंडीशन निकल के आएंगी, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने यहां पर डिस्कस करी हुई हैं, लेकिन मैं अभी उनके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं. देन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ R बराबर mv अपॉन QB जब परपेंडिकुलर होगा. इसमें टाइम पीरियड आएगा 2 पाई m अपॉन QB, फिर फ्रीक्वेंसी आएगी QB अपॉन 2 पाई m. यहां से इसके अलावा ये आपका सर्कुलर पाथ बनेगा जिसकी हमने यहां पर रेडियस लिखी है. यस और नो? मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, इतना आपको याद होगा. देन हमारे पास में यदि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो थीटा एंगल पर, तो आपके पास में पाथ जो बनता है वो है आपका हेलिकल पाथ. पाथ जो बनता है वो है हेलिकल पाथ. इस पाथ की जो बनेगी टाइम पीरियड आएगा वो सेम ही रहने वाला है, और आर रेडियस जो आएगी वो आएगी एम वी साइन थीटा अपॉन QB. एम वी क्यों? क्योंकि V के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक V साइन थीटा और एक V कॉस थीटा वाला. इसके कारण यहां पर इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो सेम 2 पाई m अपॉन QB रहने वाला है, और जो पिच रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, वेलोसिटी और इनटू टाइम. तो ये आएगा 2 पाई m V कॉस थीटा अपॉन QB. फिर हम बात करते हैं बायो सावर्ट्स लॉ के बारे में. बायो सावर्ट्स लॉ कहता है कोई करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर, इससे r दूरी पर जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब. यस और नो? क्या ये बेसिक बातें आपको याद हैं? बिल्कुल याद होनी चाहिए. इसके बाद में हमारे पास में यदि कोई एक लॉन्ग वायर है और r दूरी पर ये एंगल θ1 ये एंगल θ2, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2. यदि यही वायर आपकी इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाए, इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाए, तो B आएगा कितना, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r. B सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या बनेगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, या वन एंड पर दो फॉर्मूले और हैं, साइक्लोट्रॉन और वेलोसिटी सेलेक्टर, जो मैंने इसमें यहां पर कवर नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सभी को ये बेसिक चीजें आती हैं. आती हैं या नहीं आती हैं? ओके, आती हैं तो बहुत अच्छी बात है. अब हम यहां से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे. वैसे मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस. लेकिन उस टॉपिक के अंदर में हमें एक टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी. उस टर्मिनोलॉजी का नाम है मैग्नेटिक मोमेंट. क्या नाम है?
मैग्नेटिक मोमेंट। सो व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? तो भैया मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, करंट एंड एरिया, ये बनता है मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में मैं कुछ और चीजें बता दूं कि जैसे मान लो ये जो हम लिखने वाले हैं ये किसके लिए लिख रहे हैं, ये आगे चल के डाइपोल के लिए आएगा, लेकिन हम रिंग वगैरह के लिए भी यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट इस टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं। किसके लिए? रिंग के लिए। जैसे मानो कि ये हमारे पास में कोई रिंग है, ये क्या है? कोई रिंग है जिसकी रेडियस आप R मान लो और इसमें से कोई करंट मान लो I है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो आएगा m वेक्टर बराबर IA वेक्टर। सो क्लियर होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। लेक्चर बड़ा हो सकता है, होगा ही क्या गारंटी नहीं है भाई। वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यदि मैं यूनिट की बात करूं तो ये आएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद होनी चाहिए, आगे जब अगला चैप्टर चालू होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तब इसका यूज आएगा। अभी भी हम इसको बीच बीच में यूज करने वाले हैं, अभी भी हम इसको बीच बीच में यूज करने वाले हैं। सो ध्यान रखें किस प्रकार से हमें इसको टैकल करना है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण क्या है? ये विद्युत धारा और उसके और क्षेत्रफल का गुणनफल है। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं रिंग के लिए, अभी हम बात कर रहे हैं रिंग के लिए। एरिया इसका पाई आर स्क्वायर आप लिख सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। यस और नो? कोई दिक्कत होगी क्या? एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी बस मैंने बताया है, इसके बाद हम मेन बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑन एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑन एक्सिस, ठीक है। चलो, सो हम कंसीडर करते हैं यहां पर, कंसीडर अ रिंग, कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस ए, ऑफ रेडियस ए। मैंने ए रेडियस ले रखी है, आप चाहें तो आर भी ले सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो आर भी ले सकते हैं। कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस ए, मैंने बोला करंट फ्लोइंग थ्रू रिंग, करंट फ्लोइंग थ्रू रिंग इज आई। रिंग में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई, ठीक है। मैंने माना अ पॉइंट P lies on the axis of ring, axis of ring at a distance x, at a distance x from the center of ring। ये सब चीजें बोर्ड वाले बच्चों को लिखनी होती हैं, सेंटर ऑफ रिंग। तो अब मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाता हूं। ये हमने यहां पर रिंग बना ली, ये हमने यहां पर ऐसे एक रिंग बना ली है, ठीक है। रिंग में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा आई करंट है, वो हमारा आई करंट है। और ये जो रिंग है इसकी रेडियस हमने क्या ले रखी है? ए रेडियस ले रखी है। इस रिंग को ऐसे समझो कि ये ऐसे रखी है, ठीक है, ऐसे यहां पर ये रिंग ऐसे रखी है और ये इसकी एक्सिस पर, यहां पर हम कह रहे हैं एक्स दूरी पर एक पॉइंट है। कितनी दूरी पर? एक्स दूरी पर एक पॉइंट है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है?
कैलकुलेट करना है। क्या करना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। नाउ हाउ टू डू इट, कैसे करें, ये बस हमें यहां पर समझ में आना जरूरी है। तो भैया यहां पर एक काम कर रहा हूं मैं, समझना जरा। मैंने क्या किया, यहां से ऐसे ये और यहां से ऐसे ये, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी चीज को देखो, ये थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है। ये करंट एलिमेंट है छोटा सा आईडीएल वेक्टर, है ना। तो यहां से ये दूरी यदि मैं मान लूं r, तो जरा यहां पर ध्यान देना, ये मैंने ऐसे बनाया, इसे मैंने ऐसे बनाया, ये मेरा ऐसे इधर चला गया और ये मेरा ऐसे इधर आ गया। ठीक है, ऐसा मैंने बना के रखा है। पहले समझना जरा, यहां से इस जगह r दूरी पर यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा dB। कितना आएगा? dB। कितना आएगा? dB इज अ मैग्नेटिक फील्ड जो आपका इस डायरेक्शन में रहने वाला है। अब कई लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हुआ, सर ये वाली डायरेक्शन कैसे आई? कैन यू इलेबोरेट? कैन यू इलेबोरेट? हां, ये समझने में मुश्किल हो रहा है। तो भैया देखो, ये रिंग ऐसे रखी है कि ये ऐसे रिंग है। देखो ऐसे मैं बना रहा हूं, यहां पर देखो ये ऐसे रिंग है और इसमें से ऐसे डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये करंट आपकी तरफ बाहर से, ऊपर से करंट आपकी तरफ आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, ऊपर से करंट आपकी तरफ आ रहा है, मतलब ये वेक्टर ये हो गया आइडियल वाला वेक्टर, क्रॉस आर वेक्टर। तो भैया आइडियल वेक्टर के साथ में जब क्रॉस करोगे तो क्रॉस किधर लाना है? इधर लाना है। तो देखो ये ऐसे कर लिया मैंने वेक्टर को, हाथ को, और मैंने उंगलियों को ऐसे घुमाया तो अंगूठा किधर आ रहा है? देखो टेढ़ा ऐसे आ रहा है क्या? टेढ़ा ऐसे आ रहा है क्या? आई नो इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, मैं फिर से बता दूं यहां पर, ये क्योंकि ये 3D डायग्राम है जिसे मुझे 2D में समझाना है। तो देखो ये आया आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन आपकी तरफ। अब मेरी उंगलियां किधर घुमानी है? ऐसे तो घूमेंगी नहीं, तो मैंने हाथ को ऐसे किया, हाथ को ऐसे किया आपकी तरफ, और उंगलियों को जब मैंने ऐसे मोड़ा, क्योंकि देखो यहां से मोड़ के मुझे इधर मोड़नी है, तो देखो ये आपकी तरफ है और ये मैंने ऐसे मोड़ी, तो मेरा अंगूठा इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं इसको यहां से खींच के यहां तक लेके आया, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर। यस और नो? मैं बोला ठीक है सर जी, हम मान लेते हैं आपकी ये वाली बात को। अब सिमिलर वे में ये करंट ऊपर से आया तो ये करंट नीचे घुस रहा होगा अंदर की तरफ, ये करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो अंदर की तरफ जाते हुए जब मैं ऐसे मोड़ूंगा तो कैसे मोड़ूंगा? देखो ये अंदर जा रहा करंट, मैंने इसे मोड़ा इसकी तरफ, तो अंगूठा देखो किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। बहुत मशक्कत हो जाती है इसमें, कई बार है ना कमर में लचक आ जाती है। तो भैया इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, डीबी वेक्टर। ठीक है, मैंने दो दो क्यों निकाले हैं, मैं रीजन समझाता हूं, बाद में सॉल्व एक से ही करेंगे। यदि मैं इसको उठा के ऐसे घुमा दूं तो देखो ये ऐसे रिंग है आपकी, ये आपकी एक्सिस हो गई, ये वाला पॉइंट एक्स हो गया, थोड़ा सा छोटा ले लेता हूं, ये मैंने इधर इसको डाल दिया और ये मेरा इधर चला गया। मैं मान के चल रहा हूं ये करंट ऐसे और ये करंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये आपकी रेडियस हो रही है यहां पर ए, यहां पर भी ए, इसको भी मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया। तो देखो ये ऐसे आया, अंगूठा इधर, तो भैया ये कुछ ऐसा है कि इस वाले के कारण जो आ रहा है ये आपका डीबी इधर आ रहा है, और जब मैं इसकी तरफ जाता हूं जो कि अंदर जा रहा है, और अंदर से जब मैं इधर लेता हूं तो मेरा अंगूठा इधर आता है, ये वाला ऐसे आ रहा है। शायद अब लोगों को क्लियर हुआ हो, शायद अभी कुछ आप लोगों को क्लियर हुआ हो। है क्या कोई संभावना क्लियरिटी की? कोई संभावना दिख रही हो क्लैरिटी की? 3D है तो थोड़ा सा परेशान हमें यहां पर कर देता है। अब जरा यहां पर देखो, मैंने बोला देखो ये वाला एंगल मैंने लिया थीटा,
ये वाला थीटा, तो ये वाला आएगा 90 माइनस थीटा, तो फिर से ये आएगा थीटा, तो ये आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल यहां पर थीटा बनेगा 2D के लिए। 3D में 90 है, 3D में 90 है, 2D में थीटा है, ध्यान रखें। सिमिलर वे में यहां पर ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा क्योंकि सिमेट्री बनेगी। ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा बनेगा, अगेन 90 माइनस थीटा। तो मैं यदि इसे यहां पर मिला देता हूं तो ये वाला एंगल 2D में थीटा बनेगा। यदि मैं इसको चिपका दूं ऐसे तो ये 2D का एंगल थीटा बनेगा। 2D का एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा। 2D का एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा। यस, अब समझो, अब यहां पर थोड़ा सा समझना है बेटा। देखो क्या समझना है वो मैं समझाता हूं। इस वाले डीबी के दो कंपोनेंट बनेंगे, ऊपर वाले के ऊपर ये बनेगा डीबी कॉस थीटा और ये वाला बनेगा डीबी साइन थीटा। सिमिलर वे में जो ये नीचे वाला डीबी है इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक इधर। ये वाला बनेगा डीबी साइन थीटा और ये वाला बनेगा डीबी कॉस थीटा। यस, इससे मैं क्या बतलाना चाहता हूं कि देखो ये जो रिंग के जो बहुत सारे हिस्से हैं उनके अलग अलग जगह पर जाने पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसी डायरेक्शन में रहेगा अलोंग द एक्सिस। बस ये बताने के लिए इसको किया गया है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इसके सामने वाला, देखो इस रिंग पर जो ये वाला पोर्शन है और इसके बिल्कुल अपोजिट वाला पोर्शन है, तो इसका जो और इसका है, अपोजिट वाले ने क्या किया कि भैया नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिया डीबी कॉस थीटा, और ये वाला कैंसल आउट हो रहा है। ये बतलाने के लिए इसको किया जाता है, बाकी कोई इसका वो नहीं है। बाकी हम करेंगे एक से ही, यस और नो। यदि अब मैं डायग्राम को बना लेता हूं दोबारा, तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं। ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये दूरी हो गई x, ये आपकी रेडियस हो गई a, और यहां से ये दूरी हो गई r, ठीक है। अब जरा यहां पर समझना, यहां पर समझना, यहां पर समझना। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आया था डीबी वेक्टर, ये वाला एंगल था थीटा, जिसके मैंने दो कंपोनेंट किए। एक किया ये आएगा डीबी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, और एक आएगा डीबी साइन थीटा। अब समझना, पहले मैं लिखता हूं डीबी वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, डीबी वेक्टर क्या लिखा जाएगा? डीबी वेक्टर लिखा जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। सही है क्या? गलत। 4 पाई और ये आएगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सही है क्या? अब यहां पर छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको ध्यान देना है, और वो क्या ध्यान देना है बेटा? देखो आर जो है, देखो करंट यहां से ऐसे फ्लो हो रहा था, तो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है डीएल वाला। इस छोटे से एलिमेंट के कारण मेरे पास में क्या आ रहा है? छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? नाउ अब आगे ध्यान दीजिए, मैं यहां पर जब मैंने क्या माना है, यहां पर ये छोटा सा एलिमेंट है डीबी वेक्टर, बराबर। अब यदि मैं इसे सॉल्व करता हूं तो भैया इसको डीबी का यदि मैग्नीट्यूड लिखता हूं मैं, यहां बनेगा भी नहीं, अगले ही पेज पे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चले जाते हैं। इसका यदि मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो डीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। सही है? एक आर से तो एक आर कैंसल हो जाएगा। नाउ एंगल कितना आएगा? तो ध्यान दीजिए, ये 3D में आर वेक्टर है
और ये आइडियल है, तो आइडियल इधर जा रहा है और ये इससे इधर में है, ये इधर जा रहा है आइडियल आपकी तरफ। ध्यान देखो, ये ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, ये ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, रिंग का ये ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा ऊपर ऐसे, और यहां से ऐसे है, यहां से ये आर वेक्टर ऐसे है। तो भैया ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो भैया साइन थीटा मतलब 90, एक आर से एक आर कैंसल, तो जो डीबी आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट आई, थीटा 90 हो चुका है, मैं लिख देता हूं यहां पे थीटा बराबर 90, तो साइन थीटा बराबर साइन 90 बराबर 1। ये क्लियर? ये यदि क्लियर है तो इट एम्प्लाइज डीबी कितना आएगा? म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूं कि देखो मैंने ये जो चीज बताई, क्या बतलाई इससे पहले वाले में, कि वर्टिकल वर्टिकल के कंपोनेंट क्या हो गए? कैंसल हो गए। मतलब इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा छोटे से हिस्से का, वो डीबी कॉस थीटा से हमें सॉल्व करना है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो इसके अपोजिट का जो कंपोनेंट है, इसके अपोजिट वाले ने इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल किया, तो बचा क्या? डीबी कॉस थीटा। बचा क्या? डीबी कॉस थीटा। फिर इसके अपोजिट वाला इधर में आएगा, तो हर एक के सामने एक अपोजिट में टुकड़ा है, तो भैया वो सब कुछ क्या करेंगे? आपस में कैंसल आउट करेंगे। तो हमें जो बचेगा मैग्नेटिक फील्ड वो डीबी कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, वो क्या बचेगा? डीबी कॉस थीटा बचेगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड along axis due to small element, due to small current element, क्या आएगा? डी बी कॉस थीटा आएगा। यस और नो? लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड। मुझे क्या चाहिए? नेट मैग्नेटिक फील्ड। Therefore net magnetic field, therefore net magnetic field due to ring क्या आएगा? बी नेट बराबर इंटीग्रेशन डीबी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन डीबी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन डीबी कॉस थीटा। यस और नो? इतना समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, डीवी कॉस थीटा ही क्यों चल रहा है? साइन थीटा कैंसिल हो रहा है। नेट के टाइम पे हम इसको यूज कर रहे हैं। अब देखो इस छोटे से टुकड़े के कारण डीबी कॉस थीटा बच रहा है, ये वाला क्या हो जा रहा है? कैंसल आउट हो जा रहा है। ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है? गेटिंग कैंसल आउट, गेटिंग कैंसल आउट बाय करंट एलिमेंट, by current element present on ring, present on ring at diametrically, diametrically opposite position। जो डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पर जो छोटा करंट एलिमेंट है उसके कारण ये वाले कैंसल आउट हो जा रहे हैं। तो हमारे पास में छोटे से एलिमेंट के कारण, सबके कारण जब लेंगे तो डीबी कॉस थीटा वाला ही फैक्टर यहां पर बचने वाला है। यस और नो? ओके, तो अब ये यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा हमें क्या चाहिए? इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक? तो भैया देखो ये जो एलिमेंट है वो इस रिंग पर प्रेजेंट है, तो इस रिंग का पूरे का क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो देखो यहां से स्टार्ट हुए और यहां से घूम के आप यहां तक आ गए, मतलब क्या मैं 0 से 2 पाई ए घूमा, यहां से स्टार्ट हुआ रिंग पर, मैं मान लेता हूं ये 0 पोजीशन, यहां से घूम के पूरा एक चक्कर लगा दिया रिंग का, मतलब 2 पाई ए बना। क्या? तो लिमिट जो लगेगी वो लगेगी 0 से लेकर के 2 पाई ए तक की। यहां तक कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी है क्या? नहीं? वेरी गुड। सो
अब डीबी की वैल्यू रखो और आगे सॉल्व करते हैं। तो भैया डियर फोर बी बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ए, और ये आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन, अब देखो बहुत ध्यान से करना है यहां पे, एक स्टेप में गलती मतलब पूरा ही गलत, और ये आएगा इंटू कॉस थीटा जो इसी में चल रहा है, ध्यान दीजिए। ओके, तो इंटीग्रेशन डीएल एलिमेंट बन रहा है, मतलब डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो बाकी चीजें क्या कांस्टेंट है क्या, उनको बाहर निकालो। तो जरा ध्यान से देखना, इसके अंदर में एक ट्राइंगल बन रहा है। अब हमें जो यहां पर पता है वो ए पता है और एक्स पता है, ये आर अपने आप आ रहा है, तो ये आर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, यस और नो। और एक चीज और देखो यहां पर, वो है मेरा थीटा कहां था, यहां पर थीटा था, इस जगह पर मेरा क्या था, थीटा, तो कॉस थीटा भी मेरे पास में एक अलग ही चीज बन रहा है, उसको और हटाना पड़ेगा, तो कॉस थीटा आएगा एडजासेंट, एडजासेंट मतलब ए अपॉन आर, मतलब ए अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन सबको मैंने पुट किया, इन सबको मैंने पुट किया। मैं आपको बता दूं 99% स्टूडेंट जो बोर्ड वाले होते हैं वो इसको लिख लिख के याद करते हैं, बिल्कुल। चलो, सो इट इंप्लाइज बी कितना आएगा भाई, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ए तक, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा भैया, आर स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह लिखूंगा ए अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो दोनों कांस्टेंट चीज है, और ये डीएल आ गया, तो कांस्टेंट कांस्टेंट को बाहर निकालूंगा तो देखो सब कुछ बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 1 अपॉन, या इसको रहने देता हूं ऐसे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। कैसे बन गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, और क्या बचेगा, इंटीग्रेशन में बचेगा 0 से 2 पाई ए, और ये बचेगा डीएल, ये बचेगा डीएल। कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ एक ए छूट गया। ओके, सो इट इंप्लाइज जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा एल, लिमिट 0 से ये लगा के 2 पाई ए यहां से बचेगा। क्लियर है क्या, देख लो भाई, बिल्कुल ध्यान से देख लो, यस और नो। पाई से पाई और ये काटने की जल्दबाजी मत करना, रीजन सिंपल है, मैं बताता हूं। इट इंप्लाइज बी बराबर आएगा म्यू नॉट आई, और देखो 2 को आगे लिख देता हूं, और पाई ए स्क्वायर, 2 को आगे लिख दिया, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी, तो डेरिवेशन बड़ा टाइम खा रहा है। बिल्कुल बेटा, देखो बेस से समझना है, बेसिक से पकड़ना है, तो इन सब चीजों को देखना यहां पर जरूरी है। चलो भैया, अब मैंने इसको क्यों लिखा है समझना, कि वी नो एम बराबर मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या होता है, आई इंटू ए, फॉर रिंग ए बराबर आएगा पाई ए स्क्वायर, यस और नो। सो यहां से मुझे देख के बताओ क्या हो जाएगा, देखो और बोलो। देखो आई पाई स्क्वायर, इसको मैं एम लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल, तो ये बचेगा, इट इंप्लाइज बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। ये वाला रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। अच्छा, लेकिन एक और बात देखो, मैं यहां से ऑल्सो b बराबर आ रहा था 2 म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। अब यहां पर काटा पीटी करके मैं क्या बना सकता हूं, पाई से पाई कैंसल, 2 से इसे 2 बार कैंसल, सो इट इंप्लाइज b बराबर ये भी बनता है, क्या बनता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिजल्ट जो आपको याद रखना है। अब इसलिए मुझे इन सारी चीजों को यहां पर कवर करना पड़ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट का टॉपिक क्यों कवर किया था, समझ में आया। तो मेन रिजल्ट ये दोनों हैं, मेन रिजल्ट ये दोनों ही हैं, मेन रिजल्ट ये दोनों ही हैं। कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2, और एक ये वाला। ये बिल्कुल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के कोई एक रिजल्ट से मैच करता हुआ नजर आ रहा होगा। जिनको नजर आ गया है वो लाइक कर दें फटाफट, समझ में आ गया जिनको। और जिनको प्रॉब्लम हो रही है मैं उनको लास्ट में यही बोलूंगा बेटा कि एट द एंड हमारे लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये है हमारी रिंग जिसकी रेडियस है ए, इस रिंग की एक्सिस पर, अक्ष पर एक्स दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2, जिसे मैं आगे चल के लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। ये है हमारा रिजल्ट जो आपको याद होना चाहिए। सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, सीधा सीधा सवाल यहां पर पूछा जा सकता है। बोलो भाई कोई परेशानी, सर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम ही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपने आप में सी फॉर कॉम्पिटिटिव, सी फॉर कॉम्प्लिकेटेड ऐसे ही चलता है। पेपर आसान या डिफिकल्ट इससे मैटर ही नहीं करता है। एट द एंड तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है। क्यों हम इन डेरिवेशंस को करते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में डेरिवेशन से रिलेटेड बीच में किसी सेगमेंट से क्वेश्चन यदि बनाता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब ये डेरिवेशन करने के बाद आपको एनसीईआरटी के अंदर में जो डेरिवेशन है उसको देखना है, उसके अंदर में जो थियोरेटिकल पॉइंट लिखे हुए हैं उनको आपको पढ़ना है। उनको पढ़े बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। इतना सा ही पॉइंट है, लेकिन हमारा लेक्चर देखिए कितना बड़ा चलेगा। यहां तक क्लियर हो गया क्या। अब देखो, मैं ये फॉर्मूला 2 बार लिखो, ये आपकी वेरी शॉर्ट नोट्स एलएमआर बुक जो भी आप बनाइए उसमें लिखिए, लिख दिया है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और अब देखो यहां पर कुछ चीजें आ रही हैं। क्या आ रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ फार पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग दैट इज एक्स ग्रेटर देन ए। तो भैया पहले तो एक बात बताओ, हम जानते हैं बी ऑन एक्सिस ऑफ रिंग क्या आने वाला है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2, या ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप में से ज्यादातर बच्चों को यही वाला होगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है। वो नहीं गिवन है तो वो कई बार उसको भूल जाते हैं। आप इसमें आगे चल के देखना, एनसीईआरटी में एक डायग्राम और दिया होगा जो रिंग के मैग्नेटिक फील्ड को इलेबोरेट कर रहा होगा। समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब समझो, सिंस
उसने बोला है x इज ग्रेटर देन a, मतलब क्या हो गया, रिंग बहुत छोटी है। इसका मतलब क्या हो गया, रिंग बहुत छोटी है। तो इसका मतलब यह आएगा कि भैया जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा वो अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर के ही बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर के ही बराबर आएगा। तो यदि ऐसा होगा तो जो देयरफॉर बी एक्सिस जो आएगा वो समझते हैं कितना आएगा, ये आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आपने रखा एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2, या यहां से रखोगे तो आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये मिलेगा 2m अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो देखो ये और ये दोनों रिजल्ट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 से 2 कटेगा तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब, और यहां पर भी यही होगा, स्क्वायर स्क्वायर कटेगा और i इंटू ए स्क्वायर को पाई एडजस्ट करके इसी फॉर्मेट में लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, या फिर आप चाहो तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब भी लिख सकते हो। ये रहने दो, दोनों साइड में लिखवा दूं, क्या करूं, चल लिखवा दो दोनों साइड में। चलो भाई, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसी को एडजस्ट कर लेते हैं, बाद में इसको करेंगे। तो ये आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा इससे बनेगा ऑल्सो बी एक्सिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2, काटो पीटो तो बी एक्सिस बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर मैंने ये 2 से 2 क्यों नहीं काट रहे, इसको साथ में चला रहे हो। रीजन ये है कि आपको रिजल्ट याद रखने में आसानी होगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, वैसे पूरे मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बड़ा ही काम का डेटा है कांस्टेंट के तौर पे। यस, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यू, ये एक रिजल्ट काम का बन रहा है, और एक ये यहां पर इसका काम का बन गया। तो देखो एक हेडिंग और कवर हुई। डेरिवेशन के बाद में हमने सिंपल इतना ही किया है, एडजस्टमेंट। एक छोटा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट अ फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब क्या है, बहुत दूर। फार पॉइंट का मतलब क्या है, बहुत दूर, दूर, रिंग से दूर, रिंग से दूर। यस, इसको ऐसे समझ लीजिए कि भैया देखो ये है आपकी रिंग और ये एक्स ऐसे दूर बना दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो ए है और ये जो यहां से आर बन रहा था, ये आर और एक्स लगभग सेम हो जाएंगे। ठीक है, जिसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो बन रहा था उसे हम एक्स स्क्वायर ही लिख पाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। अगली हेडिंग देखो यहां पर, अरे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो भैया देखो पहले तो ये बात समझो, ये है रिंग, रेडियस ए, दूरी x, करंट है I, तो B ऑफ रिंग या एक्सिस क्या होता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2 बराबर। अब एट द सेंटर ऑफ द रिंग कह रहा हूं, तो भैया एट सेंटर मतलब x बराबर 0, x की जगह 0 पुट कर दो, तो B ऑन सेंटर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर द होल पावर 3/2।
देखो जरा क्या हो जाएगा, बी एट सेंटर ऑफ रिंग क्या बनेगा, ये बनेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब, एक ए से ये कटेगा तो भैया बी एट सेंटर ऑफ रिंग कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये अगेन काम का रिजल्ट है जिस पर अभी हमें प्रैक्टिस करनी है आगे चल के, बहुत प्रैक्टिस होगी इस पे, रुको जरा बस धैर्य रखो, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें को कितनी प्रैक्टिस करनी है। यस और नो, श्योर है, बी सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 2a। जो दूसरा रिजल्ट था, ऑल्सो बी एक्सिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। यहां पर क्या बनेगा, एट सेंटर ऑफ रिंग x बराबर 0, x बराबर 0 तो बी एट सेंटर क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर द होल पावर 3/2। सॉल्व करोगे तो भैया ये एक और रिजल्ट यहां पर बनेगा जो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए क्यूब। लो भाई एक और रिजल्ट, ये सब याद होने चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनको, लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनको, लिख लिख के लिख लिख के और लिख लिख के, ठीक है। ये दो रिजल्ट और बन गए, कितने रिजल्ट बन रहे हैं, धुआंधार सिर्फ रिजल्ट ही रिजल्ट बनेंगे अभी तो पहले रिजल्ट ही रिजल्ट बनेंगे। अच्छा डायरेक्शन का क्या खेल है अब समझना, जैसे ये रिंग थी तो भैया डायरेक्शन तो ये थी, है ना, मतलब ऐसे कर रहे थे ना ऐसे। अब सोचो यदि मेरे पास में ये रिंग अब ऐसे बन गई, मैंने बोला कि लेट से हमारे पास में आर रेडियस की रिंग है, हमारे पास में आर रेडियस की रिंग है, और यदि मैं बोलता हूं कि इसमें से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा हो, या फिर मैं बोलूं इसमें से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग कैसे आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा, डायरेक्शन जरूरी है अभी। तो भैया देखो हमें जो डायरेक्शन लेनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो भैया क्या होगा, डायरेक्शन आएगी राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल सिंपल है, क्या करेंगे, कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यहां पर जो अंगूठा है, अंगूठा जो है वो आपको डायरेक्शन देगा, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहां देखो, अब यहां देखो भैया ये ऐसे आ रहा है तो ऐसे मेरी उंगलियां घूम रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, मतलब ये रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा,
म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अच्छा इसमें बताओ, इसमें देखो क्या होगा, करंट ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज, करंट ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज, करंट ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज, तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद रहेगा, सिंपल सी बात है। एक आप ऐसे याद रखिए, कैसे याद रखेंगे बेटा, कैसे याद रखेंगे, फॉर रिंग, रिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं, यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट होने पर, पेन बदल लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज करंट होने पर P जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और क्लॉकवाइज करंट होने पर P जो है वो क्रॉस वाली डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी क्या यहां पे? देखो और बोलो, फटाफट देख के बोलो, कोई दिक्कत? रिंग के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा तो वो वाली डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए ये वाली डायरेक्शन। फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आगे से हम लोग 2r आर रेडियस का यूज करना स्टार्ट करेंगे, चाहे स्मॉल ले लो चाहे कैपिटल ले लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन रेडियस को अब हम लोग आर लेना स्टार्ट करेंगे। तो फिर सर पहले का ऐसे करवाया, भाई देखो कुछ चीजें होती हैं जो करनी पड़ती हैं, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क दैट इज सर्कुलर एलिमेंट। अब समझना ये क्या है, मैंने बोला ये आपके पास में कोई करंट कैरिंग सर्कुलर एलिमेंट है और ये इस एलिमेंट का ये क्या है, सर्कल है। मतलब क्या चीज है पता है सर? हमें नहीं पता क्या है, ये इसकी रेडियस है ए और यहां एंगल बना है थीटा। समझते हैं क्या चीज कह रहा हूं मैं? मैंने बोला देखो ये पूरी एक रिंग में से ये इसका सेंटर है, ये रेडियस ए है, ये रेडियस ए है, ये एंगल थीटा है। इस वाले एलिमेंट को यहां से उठा के मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, ये है वो एलिमेंट। इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके कारण यहां पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हमें कैलकुलेट करना है। यस और नो, कर पाओगे क्या ये बताओ सर? कैसे करेंगे? मैथ्स आनी चाहिए। कैसे भैया? देखो ये रिंग है, रेड करंट आई है, मैंने बोला हां सर, मैंने बोला क्या, यहां से यदि मैं देखूं तो यहां तक ये एंगल कितने का बनेगा, 2 पाई का। तो भैया देखो फॉर 2 पाई मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यस और नो? तो फॉर 1 पी बराबर कितना आएगा, 1 रेडियन है। अब ये ध्यान रखना कि 2 पाई रेडियन में चल रहा है, तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1 अपॉन 2 पाई। भाई 2 पाई से डिवाइड करना था तो इंटू 1 अपॉन 2 पाई लिख दूं, कोई दिक्कत? सो हमने बोला यदि थीटा रेडियन का एंगल है तो बी एट थीटा कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टू द 4 पाई आर इंटू थीटा। तो ये रिजल्ट आपको रखना है अगेन याद। क्या बात है सर, कितने रिजल्ट याद हो गए?
तो बी एट थीटा आएगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। यस और नो? अगेन रिमेंबर द रिजल्ट, मतलब फॉर्मूला कॉपी में, एलएमआर कॉपी में, जो आप कहना चाहो उसके अंदर में इसे लिख के रखेंगे। म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। बेसिकली ये एक तरह से सवाल करवा रहा हूं मैं आपको। अच्छा भैया, तो अब जरा देखो, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एज शोन इन फिगर। फिगर रह गया लेकिन कोई बात नहीं, ये है आपका सेमी सर्कल, है ना, ये है इसका सेंटर जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। मैंने बोला ये है करंट, डायरेक्शन वैसे निकलेगी जैसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाली, है ना। तो बताओ कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फटाफट बताओ कितना आएगा। तो भैया वी नो बी ड्यू टू थीटा सर्कुलर आर्क, ये आता है म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो भैया ये जो थीटा बनेगा ये बनेगा 180 डिग्री का। यस और नो? सर बात तो सही लग रही है। और यदि ऐसा है तो भैया बी थीटा की जगह आ गया पाई, तो ये आएगा म्यू नॉट आई पाई अपॉन 4 पाई और रेडियस कैपिटल आर। चलो फटाफट बताओ, बी ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग कितना आएगा? पाई से पाई कैंसल, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अगेन रिमेंबर द रिजल्ट। सर इतने रिजल्ट याद होंगे क्या? आगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना सवालों की, तो इतनी बार लिखेंगे कि अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी पहले देख लो, हर बार सर हर बार एक बॉक्स खींच देते हो और बोल देते हो रिमेंबर द रिजल्ट, हर बार एक बॉक्स खींच देते हो फिर बोल देते हो रिमेंबर द रिजल्ट। हम रिजल्ट ही याद रखेंगे क्या जिंदगी भर? बिल्कुल भैया, रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। शोन इन फिगर, फिगर नहीं है कोई बात नहीं, मैंने बना दिया, मुझे पता है क्या फिगर आएगा। यस और नो? अब आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड फॉर लूप हैविंग एन टर्न्स, ये क्या है? देखो भैया, ये आपका एक सिंगल लूप का टर्न है, सिंगल लूप का टर्न नहीं है, सिंगल टर्न का एक लूप है। टर्न मतलब फेरा। मैंने माना इसकी रेडियस है ए, इसमें करंट है आई, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन टर्न कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2a। यस और नो? अब मान लो मैं यहां पर ऐसे n टर्न्स बना दूं, तो भैया सब में जो करंट आएगा, सब में जो करंट आएगा, क्या सब में करंट इसी डायरेक्शन में घूमेगा? सब में क्या करंट इसी डायरेक्शन में घूमेगा? देखो मैं इसी के ऊपर गुड़मुड़ गुड़मुड़ क्यों कर रहा हूं, ताकि आप देख पाओ कि देखो यहां पे गुड़मुड़ गुड़मुड़ चल रही है, यहां पे n टर्न्स बन गए। सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर n टर्न्स क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्यों? देखो सब करंट के कहा मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होगा, और यदि सबकी डायरेक्शन यही आएगी तो भैया एट द एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जुड़ेगा। एट द एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जुड़ेगा। यस और नो? और यदि जुड़ेगा तो भैया बी कितना आएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। सिंपल। अगेन रिमेंबर द रिजल्ट। तो n टर्न्स लिख दिया, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, सिर्फ n से मल्टीप्लाई हुआ। चलो सेमी सर्कुलर में क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4r, रेडियस r मानी थी ना, इसकी ये चल रही है, चलते रहने दो, इसकी ये चल रही है, इसे चलते रहने दो। यस और नो? ठीक है सर, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स
कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, जैसे एक है ये वाला लूप, इसमें रेडियस है R1, इसमें करंट है I1। फिर एक ये वाला लूप है, इसकी बेटा जी रेडियस है R2 और करंट है I2। ठीक है, अब समझना जरा, यहां पे समझना, यहां पे ध्यान देना। ये एक्चुअली में आपके सवाल ही चल रहे हैं एक तरह से, एक्चुअली में ये आपके क्या चल रहे हैं, सवाल। पर सर लिख तो नहीं रखा कहीं सवाल, भाई मैं हेडिंग के तौर पे करवा रहा हूं, वास्तविकता में ये सवाल हैं। अब सोचो जरा, यहां पे दो रूम, मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा है, एट द सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप, मतलब संकेंद्रीय। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है, जिनका सेंटर सेम हो, सबका सेंटर, दोनों का सेंटर सेम। कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये इसी डायरेक्शन में मान लिया मैंने। तो अब जरा देखो, मेरा पहला वाला अंदर वाला मान लेता हूं, ये वाला, इसकी रेडियस है R1, करंट है I1। तो भैया यहां पर B1 क्या आएगा, तो ये आएगा सर जी म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, तो ये आएगी डायरेक्शन ऐसे। अच्छा, दूसरा वाला देखना बेटा, दूसरा थोड़ा सा बड़ा हो गया, रेडियस R2 हो गई, करंट I2 हो गया, तो B2 कितना आएगा, तो आप लिखोगे सर जी म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। डायरेक्शन ये घुमाया, उंगलियां घुमाई, अंगूठा इधर, उंगलियां घुमाई, अंगूठा इधर, मतलब ये वाला आएगा ऐसे। देखो मुझे टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि पढ़ाने के लिए ही इतना कुछ है कि टाइम कम पड़ जाता है। तो आप चाहो कि मैं आपसे मटर गश्ती करूं, आपके साथ में टाइम पास करूं, वो पॉसिबल नहीं है बेटा, समझो इन चीजों को। हो सकता है आपको बोर लग रहा हो, लेकिन हर एक हेडिंग एक सवाल है अपने आप में, ये आपको समझ में आना चाहिए। बोलो, तो अब इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो बी नेट क्या आएगा, दोनों को कंबाइन करने पर बी नेट, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आएगा B1 वेक्टर प्लस का B2 वेक्टर। तो भैया जी बी नेट जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 डॉट प्लस का म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, और ये भी आ रहा है डॉट। चूंकि दोनों सेम है, दोनों डॉट डॉट है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 प्लस का म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, और ये आएगा डॉट। मैं बोलूं कि इफ I1 बराबर I2 बराबर I होगा, तो बी नेट कितना आएगा, ये आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 कॉमन, 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2। कैसे किया, फटाफट बताओ कैसे किया, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता लगा? अब इसको रिजल्ट आप याद भी रख सकते हो और चाहो तो निकाल भी सकते हो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ना, ये मैंने जो करंट की डायरेक्शन ली है वो उल्टी करके पूछ ले, तो उसमें क्या आएगा, क्रॉस आएगा। बाकी तो ये दोनों की दोनों मैग्नेटिक फील्ड जुड़ने ही वाले हैं, यस और नो। म्यू नॉट I1 की जगह I लिखा, I2 की जगह I लिखा, तो I कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 कॉमन, 1/R1 प्लस 1/R2। यस और नो, यस और नो, यस और नो। अब मैंने यहां पे कैरिंग करंट, सेम करंट लिखा होता तो मैं दोनों को पहले से I ले सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम, तो मैंने I1 I2 लेके मान लिया। कौन सा पहाड़ टूट गया, बोलो, बोलो भाई, यस और नो। अच्छा, यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, लो भाई, ये R1, ये I1, ये बड़ा गोला, ये रेडियस R2, और करंट को उल्टा कर दिया I2। बताओ, करके दिखाओ फटाफट, करके दिखाओ फटाफट।
करके दिखाओ फटाफट। क्या करेंगे बताओ। देखो भैया, ये आपका पहला वाला है, रेडियस R1 है, करंट मेरा I1 है, तो मैंने इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 और डायरेक्शन आएगी डॉट। ठीक है। दूसरा वाला देखो, ये गोला, ये रेडियस R2, करंट आएगा इधर, मैंने इधर लिया है I2 को। अच्छा, हो सकता है अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। P2 कितना आएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, और ये आएगा क्रॉस में। क्रॉस में क्यों आया, समझ में आया। टिडिंग टिडिंग, ये ऐसे अंदर, ये बाहर। अच्छा, बी नेट कितना आएगा, बी नेट कितना आएगा, तो भैया जी बी नेट जो आएगा वो B1 वेक्टर प्लस का B2 वेक्टर आएगा। तो बी नेट कितना बनेगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 डॉट प्लस का म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 क्रॉस। अब एक डॉट है एक क्रॉस है, दोनों तो जुड़ नहीं सकते, तो मैं क्या करूं, क्रॉस को डॉट बना लूं तो माइनस हो जाएगा क्या। यस, यस और नो। अब देखो, जिनको चीजें याद हैं भाई, देखो ऐसे समझो यार, मान लो ये आपका P वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में उल्टी कर दूं, ये ऐसे कर दूं, तो क्या Q वेक्टर बराबर माइनस P वेक्टर नहीं होगा क्या। तो क्रॉस और डॉट आपस में उल्टे तो होते हैं, डॉट इधर आया, क्रॉस अंदर घुसा, डॉट इधर आया, क्रॉस इधर घुसा, डॉट इधर आया, क्रॉस इधर घुसा, वही तो कर रहा हूं। यस और नो। कई लोगों की ट्यूब अब जली होगी, है ना, अब जल गई, चलो जल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो बुझी हुई ट्यूब से कुछ काम होता नहीं है। तो ये आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 डॉट, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये आएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2, और ये भी आएगा डॉट। अच्छा, मैं यहां से इसको ऐसे भी लिख सकता था, पता कैसे, माइनस म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 क्रॉस प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 और क्रॉस। मतलब मैं ऐसे भी जा सकता हूं, ध्यान रखना, इधर से ध्यान रखना भाई, मतलब ये टोटली मेरे हाथ में है कि मैं किधर जाना चाहता हूं, है ना। इसलिए मैंने क्या बोला, इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चलो, सो ओवरऑल बी नेट कितना हो जाएगा, अब खत्म कर रहा हूं मैं, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन, I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2, और ये आएगा डॉट। अच्छा, करंट दोनों में सेम हो तो, चलो करंट सेम हो तो, इफ I1 बराबर I2 बराबर I हो तो बी नेट क्या आएगा बताओ, फिर से वही I कॉमन, म्यू नॉट I बाई 2 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और अभी हमारा डॉट चल रहा है, मैंने डॉट ही लिया ना, डोमिनेंट। हाँ, चाहो तो याद कर सकते हो, पर मैं बोलूंगा भैया निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये रिजल्ट थोड़ी है, तो न्यूमेरिकल है। ये क्या है, न्यूमेरिकल है। ये क्या है, न्यूमेरिकल है, तो इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं। आप चाहें तो इन्हें एज अ रिजल्ट याद कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं। तो भैया यहां पर जो हमारा ये बन रहा है, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये आउटवर्ड के लिए आंसर आया, और यदि मैं क्रॉस बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। मैं इसे चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट I अपॉन 2 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 क्रॉस या इनवर्ड। एक काम करता हूं, इसको येलो को येलो से लिखता हूं, तो कई लोग कंफ्यूज रहेंगे। आउटवर्ड में, यस और नो, यस और नो। थक गए, बहुत सारी हेडिंग थी, है ना। थक गए। अब एक बार हम रिकॉल करते हैं सारी चीजों को,
क्योंकि हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वायर एंड आर्क या वायर एंड लूप, जो भी आप कहना चाहो। तो कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए पहले हमें यह तो पता हो कि इंडिविजुअल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है। यदि ये पता होगा तो हमारे लिए कैलकुलेट करना भी आसान होगा। सवाल ही सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, फिनिट लेंथ की वायर है, डिस्टेंस आर पर, ये रिकॉलिंग चल रही है, एक बार लिख देता हूं, है ना, रिकॉलिंग चल रही है। क्या चल रही है? रिकॉलिंग। सो इस जगह पर मैंने बोला ये वाला एंगल है θ1, ये वाला एंगल है θ2। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये आएगा। What about the direction? Hold the wire in right hand. Curling fingers will give the direction of magnetic field. So भैया मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसे क्रॉस में। लेकिन यही यदि मैं एंगल लिख दूं यहां से, लेट्स से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर हो जाएगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr कॉस अल्फा प्लस का कॉस बीटा। ऐसे आप वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो जिसमें चार्ज क्यू दिया रहता है। कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है कि नहीं? एक्स्ट्रा नॉलेज का होना कोई बुरी बात नहीं है। नाउ मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये है आपकी वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। डायरेक्शन ये होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। चलो बताओ फटाफट, सेमी इनफाइनाइट वायर दैट इज, इसका दूसरा मीनिंग क्या है? एट वन एंड ऑफ वायर, एट वन एंड ऑफ वायर। एट वन एंड नहीं कहना चाहिए, अलोंग वन एंड कहना चाहिए। क्या कहो, जो कहना कह लो यार, मैं तो मेन डायग्राम पे फोकस करो। इस जगह पर आर, करंट है आई, तो भैया देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहने वाली है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? पहले की तुलना में आधा, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। यस और नो? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर रिंग, ये है आपकी रिंग जिसकी रेडियस है a, और इसकी एक्सिस पर x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस x² द होल पावर 3/2। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी बेटा? ये आएगी अलोंग एक्सिस। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन a² प्लस x² द होल पावर 3/2। फिर एट फार पॉइंट, एट फार पॉइंट दैट इज x इज ग्रेटर देन a, तो हम लिख देते हैं x² प्लस a² अप्रोक्सीमेटली x²। याद है? ओके, तो क्या बनेगा? बोलो भैया क्या बनेगा?
ये b बराबर आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³ या फिर आप लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये आएगा 2m अपॉन x³। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं। एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग, ये रिंग है, ये रिंग है जिसकी रेडियस है r, करंट है I, या फिर ये रिंग है जिसकी रेडियस है r, करंट है I। बोलो क्या होगा बेटा? तो ये आएगा b बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2r। डायरेक्शन टिडिंग टिडिंग, ये हो गया डॉट। यहां क्या लिखूंगा? देखो यहां आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2r, लेकिन ये है क्लॉकवाइज, तो ये बनेगा ऐसे। रिकॉल कर लो भैया जी और बहन जी। सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क, ये सर्कुलर आर्क कैसा दिखता है? ये ऐसा, ये ऐसा, ये एंगल है थीटा, ये रेडियस है r, करंट है I। तो भैया b बराबर आएगा म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4 पाई r। डायरेक्शन तो देखो जैसे इसमें निकाल रहे थे वैसे, जैसे ये लिया तो क्या होगा? क्रॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर आपने निकाला है, क्लियर। फिर एक और सेमी सर्कुलर लूप, एक चीज और रह गई है मेरे से, इसको मैं बता देता हूं। सेमी सर्कुलर लूप, तो ये है सेमी सर्कुलर लूप जिसकी ये है रेडियस r, मैंने बोला करंट है I। तो भैया इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, और ये आएगा ऐसे अंदर, मतलब ये आ गया क्रॉस। ये बात कर रहा हूं मैं इस जगह पर एट द सेंटर। अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मान लो ये वायर है, तो भैया इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड होगा 0, करंट है I। क्यों ऐसा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? 0। यस और नो? इधर थोड़ी जा रहे हो मैं, अलोंग द लाइन। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, ये आपकी करंट कैरिंग वायर है जिसमें से करंट I फ्लो हो रहा है। तो यदि आप इस पोजीशन पर कोई पॉइंट यहां बनाओगे तब भी b बराबर 0 आएगा, और यहां बनाओगे तब भी b बराबर 0 ही आएगा। दोनों ध्यान रखें, ये अलग लिखा है, ये अलग लिखा है ना। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर क्या आएगा? 0। क्यों? θ1 और θ2 क्या हो जाएंगे वहां पर? 0। तो साइन 0 0, साइन 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू समथिंग, आंसर विल बी 0। यस और नो? सही है। चलो यदि ये आपको पता लग गया तो पहला सवाल आजा, आजा, ये रहा। देखो भाई, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इन द फॉलोइंग केस। तो मैंने ये पहला डायग्राम दिया, एट पॉइंट O, तो हमेशा यहीं पर ऐसी जगह पर ही निकालने को वो बोलेगा, यहां पर ही निकालना है, ठीक है। तो भैया देखो यहां पे नंबरिंग दे रखी है 1 2 और 3, जाहिर सी बात है मैंने ही दे रखी है नंबरिंग, वैसे एग्जामिनर नहीं देगा। तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड B1 के कारण 0। क्यों? देखो ये क्या हो गया, ये अनंत लंबी वायर है और ये इसके एक्सिस पे जा रहा है क्या पॉइंट? ध्यान से देखो, देखो ये वायर के लिए एक्सिस बन रही है, ओके। B2 बोलो भैया कितना आएगा?
सेमी सर्कुलर वायर तो ये है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, डायरेक्शन के साथ में टिडिंग टिडिंग, ये ऐसे गया, अंगूठा अंदर आया, मतलब ये आ गया क्रॉस, और 3 के कारण तो भैया B3 भी क्या आएगा, 0। सो बी नेट क्या आएगा, देखो वास्तविकता में बी नेट जो आएगा वो आएगा B1 वेक्टर प्लस का B2 वेक्टर और प्लस का B3 वेक्टर, लेकिन B3 B1 तो 0 है, सो इट इंप्लाइज बी नेट जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये क्रॉस के साथ में आंसर, खत्म सवाल। देखो कितना डिफिकल्ट सवाल है, प्राण पखेर उड़ गए सर, इतना डिफिकल्ट सवाल है क्या, नहीं है ना, वेरी गुड। चलो अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करो। अब देखो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, डायग्राम को बस ध्यान से देखना है। देखो क्या हो रहा है यहां पे, देखो ये करंट आई है जो यहां से ऐसे जाते हुए, और ये आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसी सेंटर पर निकालना है। ऊपर वाले की रेडियस क्या दे रखी है, R2, और नीचे वाले की क्या दे रखी है, R1। बोलो क्या आएगा। अब यहां पर एक बात और समझना, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला भी पोर्शन है, ठीक है, तो मैं नंबरिंग कुछ ऐसे कर रहा हूं। देखो इसको मैंने नंबरिंग करी 1, इसको करी 2, ये 3 और ये 4, ये 3 और 4 क्या होंगे, 0। ध्यान से देखो भैया, क्योंकि देखो ये करंट यहां से जाने पर यहां पे भी आएगा और यहां पर भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो B3 बराबर B4 बराबर 0, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब B1 देखो, B1 कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और R1 आएगा। लेकिन अब देखो डायरेक्शन देखो, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, अंगूठा अंदर, अंदर मतलब क्रॉस, अंदर मतलब क्रॉस। अच्छा B2 देखना बेटा, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R2, लेकिन डायरेक्शन ये ऐसे घूमा, ये ऐसे घूमा अंदर, मतलब ये भी आएगा क्रॉस। तो बोलो भैया बी नेट कितना आएगा, वेक्टोरियली देखोगे तो ये आएगा B1 वेक्टर प्लस का B2 वेक्टर प्लस का B3 वेक्टर प्लस का B4 वेक्टर, लेकिन ये और ये तो 0 है। और दूसरी बात समझिए, यहां पर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्रॉस क्रॉस है, तो सीधा जोड़ दो, तो कितना आंसर आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉमन, 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2, और डायरेक्शन आएगी क्रॉस में। ऑप्शन में देगा इन द पेज, डायरेक्टेड इनटू द पेज, डायरेक्टेड अवे आउट ऑफ द पेज, ऐसा देगा, ऐसा बोल सकता है, यस और नो। अगला सवाल देखिए, ये अगेन मैंने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, रेडियस R है, ये करंट I यहां से चला है कैपिटल वाला, ये अनंत लंबी वायर है। अब लेकिन यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, क्या, देखो जैसे मैं, ये अनंत लंबी वायर है, लेकिन ये इसके यहां पर पूछ रहा है, कहां पूछ रहा है, इस जगह पर, है ना, अरे यस और नो, तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है और ये वाला करंट I है, यस और नो। तो मैं ये मान लेता हूं ये है B1, तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ओ माई गॉड, मैंने गलती कर दी बेटा, गलती कर दी, और आप लोगों को ध्यान था क्या, गलती करते हुए आ रहा हूं, इतनी देर से किसी का ध्यान नहीं गया, पाई नहीं आएगा, ये सर्कल में है, सेमी सर्कल में 4 पाई आर नहीं आएगा, सिर्फ आर आएगा। देखो मैंने यहां पे लिखते समय गलती करी है क्या,
कैसे गलती कर सकता हूं मैं? यहां नहीं करी, यहां सही करा, यहां पाई आएगा, सही है। सॉरी भाई, सॉरी एवरीवन, यहां मेरे से गलती हो गई और मैं गलती एक्सेप्ट कर लेता हूं। यहां आएगा 4R1 4R2, तो यहां पर सिर्फ पाई का अंतर आएगा बेटा, बाकी सब सेम रहेगा। पाई हटा देना है बस, है ना। एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माई साइड कि मैं मिस्टेक कर गया, हालांकि पता नहीं कैसे हो गई। एक्चुअली तो फ्लो में ही गलतियां होती हैं। अब देखो मैं यहां लिख रहा था तब मुझे याद आया कि यार मैंने इसमें गलती कर दी करके, ठीक है। तो ये आ गया μ0I/4πr। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? देखो ये ऐसे जा रहा है, अब देखो ये इधर से ऐसे घूमेगा और घूम के फिर हाथ बाहर यहां से निकलेगा, हाथ बाहर, ये बस ध्यान देना। तो ये आएगा ऐसे, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा पोर्शन कौन सा है? दूसरा ये सेमी सर्कुलर रिंग है, तो ठीक है। तो देखो यदि मैं इसके लिए बनाता हूं तो देखो ये ऐसे, ये वाला पॉइंट है वो रेडियस R है, करंट I ऐसे आ रहा है, तो यहां पर मैं B2 लिखता हूं तो ये कितना आएगा? μ0I/4R, सही है। नाउ सी द डायरेक्शन। अब देखो यहां से घूम के बाहर निकला, अब यहां से देखो तो ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, ऐसे आया, मतलब ये आएगा डॉट, ठीक है। अब तीसरा वाला पोर्शन ध्यान से देखना, ये है वायर अनंत लंबी और यहां पर ये पॉइंट है और ये वाली डिस्टेंस भी R है कि नहीं? क्योंकि ये सेमी सर्कल है। अच्छा करंट स्मॉल, हाँ ठीक है, ये कैपिटल I है ना, ध्यान रखना भाई, वो यहां से यहां आया तो ऐसे थोड़ी, वहां से बड़ा निकला यहां छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया B3 कितना आएगा? μ0I/4πr। नाउ सी, ये करंट इधर जा रहा है तो ये ऐसे घूम के इधर से बाहर निकलेगा, मतलब ये भी आ रहा है डॉट। अभी तक हमें कोई माइनस वाला नहीं मिला ना, हो सकता है ना मिले बेटा, कभी कभी ऐसा पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। यस, ओके, पॉसिबल है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो मुझे बताओ, आप लिखोगे बी नेट कितना आएगा? ये आएगा B1 वेक्टर प्लस का B2 वेक्टर प्लस का B3 वेक्टर। चलो पुट करो भैया, तो बी नेट वेक्टर बराबर B1 कितना है? μ0I/4πr डॉट प्लस μ2 कितना है? μ0I/4r डॉट, और वो आएगा फिर से μ0I/4πr और ये भी है डॉट। चूंकि सारे एक जैसे हैं तो कॉमन जो निकल रहा है उसे कॉमन निकाल लीजिए, तो आप पाओगे कि μ0I/4r मिलेगा कॉमन, तो यहां से बचेगा 1/π प्लस 1 प्लस 1/π और ये आएगा डॉट। चलो तो कितना बचेगा? बी नेट वेक्टर बराबर μ0I/4r, देखो 1/π प्लस 1/π 2/π प्लस का 1। अब यहां पे ध्यान दो, मैं इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर यहीं पे आंसर छोड़ दे, लेकिन ऐसा कोई सर्वशाश्वत सत्य नहीं है कि यहीं पे छोड़े। मान लो इसको सॉल्व कर लें या पाई कॉमन निकाल लें, जो भी कर सकते हैं। सो इट इंप्लाइज बी नेट वेक्टर जो बनेगा μ0I/4r, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पाई और ये आएगा 2 प्लस पाई, तो पाई को एडजस्ट करके इधर लिख दो, तो भैया जी आपके पास में आंसर बनेगा बी नेट वेक्टर बराबर μ0I/4πr, ये आएगा 2 प्लस का पाई और आंसर में डॉट चल रहा है ना, डॉट ही है ना कि क्रॉस था, चेक कर लो।
डॉट चल रहा है। यदि ऑप्शन में क्रॉस देगा तो इसमें सामने माइनस लगा देगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बाकी फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। अब देखो सवाल ये है, ऐसा ही लगभग सिमिलर सवाल 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। सिमिलर कह रहा हूं मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन हां इसके जैसा ही है। यहां पर एक परेशानी है, वो क्या है पता है? ये है 3D अलाइनमेंट। सर कैसे पता लगा? देखो उसने एक्स वाई ऐसे दे रखा है, ये ऐसे टेढ़ा टेढ़ा दे रखा है। बेसिकली ये जो है ना, ये जेड एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? जेड। कैसे पता लगेगा? एक्स वाई जेड को पहचानोगे कैसे? हमेशा ध्यान रखना, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स क्रॉस वाई, एक्स से ऐसे घुमाओ तो अंगूठा इधर आया, मतलब जेड एक्सिस जो होगी ना, ये वाली जेड एक्सिस होती है। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 1 2 3 बना के रखे हैं। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 1 2 3 बना के रखे हैं। ऑल्सो मैंने यहां पे बता दिया है कि ये देखो ये रही जेड, तो जेड इधर जो है ना वो यहां से बना रखी है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जेड यहां होगी, बस बताने के लिए कि भैया जेड इधर है। अब यहां पर आपको जो नंबरिंग मैंने दे रखी है वो सेगमेंट वाइज दे रखी है कि भैया ये सेगमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसके ऑप्शन भी खतरनाक वाले होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसको वेक्टर में लिखना पड़ेगा। एक्स वाई जेड लिखा है मतलब आई कैप जे कैप के कैप का यूज करना पड़ेगा। इस एक्सिस के अलोंग आई कैप होगा, यहां जे कैप होगा और यहां पर के कैप होगा। लेकिन यदि आपका आंसर ये होता है क्रॉस में, तो भैया ये माइनस जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये माइनस के कैप होगा। ठीक है, चलो तो हम एक एक करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो B1 कितना आएगा भैया वेक्टोरियली? देखो ओ पर जाना है तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। सर आपको कैसे पता लग जाता है सेमी इनफाइनाइट है या इनफाइनाइट है? यहां तो देखो अनंत लंबी दे रखी है ना भैया। देखो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ द वायर, मतलब देखो वायर के एक एंड की तरफ जा रहे हो आप। देखो ये ग्रीन, व्हाइट पे ग्रीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, नीला कर देता हूं। ठीक है, तो ये जो है ना, देखो अब वायर को यहां से ध्यान से देखो, ये वायर भले ही अनंत लंबी इधर जा रही है, लेकिन इसके लिए ये क्या हो गया? वन एंड। तो इसलिए ये सेमी इनफाइनाइट बन चुकी है। ये क्या बन चुकी है? सेमी इनफाइनाइट बन चुकी है। क्लियर? चलो तो सेगमेंट वाइज लिखते हैं। पहले तो B1 वेक्टर लिख रहा हूं मैं, तो कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि डायरेक्शन कौन सी आएगी? डायरेक्शन कौन सी आएगी, बस ये आपको सही से पता लग गया तो काम हो जाएगा। तो फिर काम हो जाएगा। बताओ भैया यहां ध्यान दो। एक तो मैं फ्रेम के बाहर हो जाता हूं, कई बार यहीं खड़ा रहता हूं, बोलता हूं, मुझे लगता है बोर्ड खाली छोड़ो मैं फ्रेम के बाहर हो जाता हूं। देखो ये वायर ऐसे आ रही है, ठीक है, ये ऐसे घुस रही है, मतलब ये वास्तविकता में ऐसे आ रही है। तो देखो ये करंट ऐसे गया तो ये ऐसे आई नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब माइनस वाई, और माइनस वाई का मतलब हो जाएगा यहां पे माइनस जे कैप। बुकलेट में करेक्शन है तो कर लेना, बुकलेट में करेक्शन है तो कर लेना, पहले बोलना था। यस। अब देखो सेगमेंट नंबर 2 को देखो। सेगमेंट 2 कौन है? ये वाला है, ये वाला है। तो भैया जो B2 वेक्टर आ रहा है वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R। पाई कहां है और कहां नहीं है उस पर ध्यान दो। वायर में पाई है, सर्कल वाले में पाई नहीं है। लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, अंदर अंदर मतलब कौन सी डायरेक्शन? माइनस जेड, मतलब ये आएगा माइनस के कैप। क्लियर? नाउ लास्ट थर्ड सेगमेंट B3 वेक्टर। तो देखो ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर बनेगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? टू फाइंड द डायरेक्शन। देखो ये इधर से ऐसे आ रहा है वायर आपकी तरफ, तो ये इधर से गया,
तो किधर आया, इधर ही आया, मतलब ये भी आएगा माइनस जे कैप। क्या आ गया, माइनस का जे कैप। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको बुकलेट में करेक्शन कर लेना, आई कैप जे कैप के कैप में शायद वहां पे जे कैप की जगह आई कैप और के ऐसा कुछ हो गया होगा, हुआ है एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा है, उसे देख लेना एक बार, और नहीं हुआ है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो, बी नेट क्या आएगा, ये आएगा आपका B1 वेक्टर प्लस का B2 वेक्टर प्लस का B3 वेक्टर। फटाफट देखो, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr माइनस जे कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r और क्या था माइनस के कैप, और प्लस का म्यू नॉट आई अपॉन 4πr और माइनस जे कैप। सही है, प्लीज गो थ्रू इट। कॉमन ले लो, वही है और कुछ नहीं है। कितना बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r आएगा कॉमन। अब ध्यान से देखना, माइनस भी सबका कॉमन ले लो, माइनस 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 भी कॉमन आ गया, यहां से बचेगा 1 अपॉन पाई जे कैप प्लस का यहां से बचेगा 1 और के कैप और प्लस 1 अपॉन पाई और जे कैप, यही बच रहा है। तो भैया सॉल्व कर लो। इट इंप्लाइज बी नेट वेक्टर बराबर माइनस टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4r और ये बचेगा 2 अपॉन पाई जे कैप प्लस का के कैप। सही है, आगे आप पाई को कॉमन निकाल लो तो यहां पर क्या बचेगा, पाई को मान लो कॉमन लेके नीचे डाल देते हो तो कैलकुलेशन कर लेना भाई, इतनी तो वही है और कुछ नहीं है। बी नेट वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, देखो यहां से बचेगा 2j कैप प्लस पाई के कैप। ठीक है, 2j कैप प्लस का पाई के कैप, तो इसे करेक्ट कर लेना अपनी बुकलेट में भी, यस और नो। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना सर, पता ही नहीं है। टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर लाइंग कॉन्सेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। दो सिमिलर कॉइल हैं जिनकी रेडियस क्या है, आर है, लाइंग कॉन्सेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। प्लेन्स राइट एंगल्स में है, इसका मतलब क्या है, देखो ये एक रिंग रखी है तो इसका एक प्लेन ऐसे हो गया और दूसरी ऐसे रखो तो इसका प्लेन ऐसे हो जाएगा, तो एक प्लेन का एंगल इधर एक का इधर। मतलब बेसिकली देखो, ये एक रिंग मानो और ये एक रिंग मानो। अब ध्यान से देखना, जो प्लेन 1 है इसका प्लेन इधर है ये, और ये जो ग्रीन वाली है उसका प्लेन इधर है, ये बात ध्यान रखना भाई। येलो का प्लेन इधर है और ग्रीन का प्लेन इधर है, यही खास बात है। येलो ऐसे रखी है तो इसका प्लेन इधर, प्लेन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखी होगी, बहुत काम आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब यहां पर खास बात पता है क्या है, खास बात यह है कि भैया देखो दोनों की रेडियस क्या है, आर है। मतलब मैं यहां पे बनाऊं तो रेडियस इसकी क्या है, आर है, यहां बनाऊं तो रेडियस आर है। ये येलो में क्या निकाला है, ग्रीन में एरो बाहर क्या निकाला है, वो समझ में आ गया। और उसने क्या बोला, द करंट फ्लोइंग देम इन आर आई एंड 2i रिस्पेक्टिवली। तो मैंने ये मान लेता हूं करंट, देखो मैंने ऐसे बनाया, देखो ये वाला करंट मैं मान लेता हूं आई है और ये वाला है 2i। मैंने बोला ठीक है। अब क्या बोला उसने, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर विल बी। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मतलब भी मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन लिखे तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड ही है।
सिर्फ इंडक्शन लिखे तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड ही है, ये याद रखना है। तो भैया हम एक एक करके निकाल लेते हैं। तो B1 जो आएगा वेक्टोरियली कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, देखो ये मानो मैंने ऐसे किया तो ये इधर आ गई, ये ऐसे किया तो किधर आ गई, इधर। इधर आ गई मतलब ये आपकी तरफ आ गई, मतलब इसे मैं डॉट मान लूं क्या। ओके, अब ग्रीन वाले का निकालता हूं, इसे मैं B2 वेक्टर ले लेता हूं। ये कितना आएगा, म्यू नॉट 2I अपॉन 2R। ना व्हाट अबाउट दिस, तो देखो ये ऐसे आई है, ये ऐसे, तो ये इधर आई है, इधर आई है मतलब ये ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे आ गया ना। ओके, तो भैया जो बी नेट होगा वो आपका B1 वेक्टर प्लस का B2 वेक्टर होगा। एक सिंपल बात बताऊं, प्लेन की जो डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, कुल मिला के कहानी यही है। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन आती है ना, यस और नो, सिंपल। तो यहां से ये हो गया, तो इसका मतलब देखो B1 क्या है, B1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू B2 वेक्टर, तो जो बी नेट का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर द रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये समझ में आया, क्योंकि देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब आपको वेक्टर आना चाहिए बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए हम कहते हैं क्लास 11 में भैया स्केलर वेक्टर पे ध्यान दो। हालांकि इस चैप्टर की शुरुआत में भी मैंने वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर बताए थे, लेकिन फिर भी, है ना। तो अब क्या करूं, सो इट एम्प्लाइज बी नेट जो आएगा B1 का स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2R का स्क्वायर प्लस 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2R का स्क्वायर। काटा पीटी मत करना, बुद्धिमानी नहीं होगी। म्यू नॉट आई और 2R कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर से बाहर निकलेगा, देखो ये स्क्वायर रूट से कॉमन कट जाएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R, और अंडर रूट के अंदर में बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो व्हाट विल बी योर आंसर, बताओ जरा। तो इट एम्प्लाइज बी नेट जो आएगा √5 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2R, दैट्स इट। ये अच्छा सवाल है, पहले पूछा जा चुका है। देखो रिंग के अंदर रिंग वाला हम कॉन्सेंट्रिकली कर चुके हैं, वायर के ऊपर वायर रखवा के भी एक सवाल मैं आपको पहले करवा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में, याद है। ऐसे रिंग पे रिंग रखवा ली, सो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। बच्चे से गलती क्या होती है, 2 और 1 3 जोड़ के ये ऑप्शन नंबर बी लगाता है, क्यों, उसे लगता है ऑप्शन नंबर 1 में तो नहीं आया, हमारा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई घटा देता है तो वो म्यू नॉट आई अपॉन 2R लगा देता है, लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भैया परपेंडिकुलर है तो सीधे सीधे जुड़ेंगे, सॉरी सीधे सीधे नहीं जुड़ेंगे, सीधे सीधे नहीं जुड़ेंगे, ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस और नो, एक सवाल और होगा मुझे लगता है, हाँ भाई देखो ये रहा, ये सवाल है 2023 के एग्जाम का। अब देखो ऐसा ही सवाल हम कर चुके हैं क्या, लगभग ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, यस और नो। आंसर कौन सा आएगा ये भी आपको पता है, या तो ये आएगा या ये आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। डायरेक्शन देख लो, यदि ये डायग्राम दिया है तो देखो इसके कारण अंदर, फिर इसके कारण बाहर, और फिर इसके कारण अंदर। अंदर मतलब पॉइंटेड इनटू द पेज आ रहा है क्या, नहीं, चेक करो भाई, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। तो मैं इस डायग्राम को लेके आता हूं, देखो यहां पर ये अनंत लंबी वायर, ये अनंत लंबी वायर, और ये ऐसे, ठीक है। करंट कहां से स्टार्ट किया, ऊपर वाली लाइन से। ये ध्यान देना भैया, इसी में यदि करंट इधर से चला दोगे तो आंसर में अंतर आ जाएगा। ये पॉइंट है, ये रेडियस R है ना। चलो तो अब एक एक करते हुए करते हैं। ये करंट यहां से निकलेगा, ऐसे आएगा
और फिर ऐसे जाएगा। ओके, नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 और 3। चलो फटाफट देखो, P1 आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? वायर ऐसे गई तो इधर करना पड़ेगा, वायर ऐसे आई तो ऐसे करना पड़ेगा, तो किधर आएगा? देखो ऐसे टकराएगा ऐसे, तो क्रॉस, क्रॉस मतलब इनटू। फिर अगले पे आ जाओ, B2 वेक्टर कितना आएगा? B2 ये ऐसे गया बाहर आएगा, लेकिन म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आएगा। अब देखो ये क्यों दिया है उसने, पता है? उसको मालूम है कि बच्चे से ये पाई की कंफ्यूजन होती है। वायर में पाई आएगा, लूप में नहीं आएगा। लास्ट P3 वेक्टर देखो, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, लेकिन किधर? यहां से ऐसे जा रहा है तो ये अंदर आएगा, मतलब ये आएगा क्रॉस। अब देखो या तो सबको क्रॉस बनाओ या सबको डॉट बनाओ। तो मान लो मैं इसको क्रॉस कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, और ये हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, तो अब देखो बी नेट कितना बनेगा भैया? बी नेट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और सबका आंसर क्रॉस इनटू द पेज वाला लेके चल रहा हूं। मुझे नहीं मालूम ये सही है कि गलत है, वो तो आंसर मैचिंग में समझ में आएगा। चलो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर कॉमन, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर कॉमन, बचेगा क्या? 1 अपॉन पाई, तो 2 अपॉन पाई माइनस 1, और ये आ रहा है ऐसे। देखो म्यू नॉट आई अपॉन वही 4 आर कॉमन है कि नहीं, तो 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई 2 अपॉन पाई माइनस का 1, तो यही लिखा है 2 अपॉन पाई माइनस का 1 क्रॉस में। तो ये देखो मेरा आंसर आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर 2 अपॉन पाई माइनस 1, और क्रॉस वाला है क्या? नहीं। तो यदि मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, तो ये उल्टा हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन पाई, और ये आएगा डॉट, और डॉट आया मतलब अवे फ्रॉम पेज, ये वाला मैच कर गया। देख लो, यही सवाल बनते हैं घूम घूम के, इन्हीं सवालों पर आपको फोकस करना है। मैंने जितना करवा सकता था उतने सवाल मैंने यहां पे बनवा दिए हैं, बाकी अब आपकी प्रैक्टिस है। जैसे मैंने ये वाला करवाया है, आप ये वाला कर लीजिए, है कि नहीं? फिर आप ये कर सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते आप, मैं जानता हूं। ये वाला कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? ये वाला भी 45 आएगा, ये वाला भी 45 आएगा। मान लो मैंने करंट यहां से आई दिया, और ये जो साइड लेंथ है ये ए दे दी, कर सकते हैं स्क्वायर के लिए। तो आप चाहें तो प्रैक्टिस कर लेना भाई, मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर ये कैसे क्या होगा करके। ये ऐसे अलग अलग शेप बनेंगे। फिर और कैसे शेप दे सकता हूं मैं? ये दे सकता हूं, ये दे सकता हूं। शेप का खेल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो मेरा भी गला थोड़ा सा बैठ रहा है, तो मैं भी अभी लेक्चर को यहां पे समाप्त कर लेता हूं बेटा, है ना? मैं देखो उम्मीद करता हूं यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से बनेंगे ये सवाल। थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं है। और मैं एक आधा शेप यदि बनाने की कोशिश करूं, देखो ये ऐसे और ऐसे,
तो देखो ये क्या बन गया, 3/4 सर्कल बन गया। कैसा बन गया, 3/4, है ना। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो पैकअप करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए